चलिए आज हम पढ़ लेते हैं लाइट। लाइट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसी चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे थ्रू आउट जब हम रे डायग्राम बनाएंगे या फिर जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। अभी व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which requires no medium to travel। अगर हम लाइट को मीडियम प्रोवाइड कर भी दें तो स्पीड में रिडक्शन देखने को मिलेगा। जितना डेंस मीडियम स्पीड में उतना ही रिडक्शन। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which requires no medium to travel। लाइट की स्पीड भी होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एयर में या फिर वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है जिसे हम रेयर मीडियम की स्पीड भी कहते हैं। अब जब हम रेयर मीडियम से किसी डेंस मीडियम में लाइट को एंटर करवाएं, हम जब लाइट को डेंस मीडियम प्रोवाइड कराएं तो क्या होगा? स्पीड में डंपर देखने को मिलेगा। मान लीजिए हमने एयर के कंपैरिजन में वाटर ले लिया जो कि डेंस होता है, तो वाटर मीडियम में क्या होगा लाइट का? तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, कंपैरेटिवली स्लो हो गई। हमें और डाउनफॉल देखना है और रिडक्शन देखना है, हम और डेंस मीडियम लेंगे, हम लेंगे ग्लास। अब ग्लास में क्या होगा? और डाउनफॉल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि लाइट की स्पीड इतनी भी हुई हो। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम लाइट को मीडियम प्रोवाइड कर दें, कोई डेंस मीडियम प्रोवाइड कर दें। नॉर्मली इतनी है, इससे नीचे गिर गई मतलब कि उसे मीडियम मिल चुका है। साउंड में ऐसा नहीं है, साउंड को मीडियम चाहिए। जैसे कि वैक्यूम, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं मिलता, कोई वातावरण ही नहीं है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही एयर में देखा जाए 340 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एयर में मीडियम मिल गया। मीडियम कौन बना? खुद एयर। अब हमें और इंक्रीज देखना है स्पीड में तो हम वाटर मीडियम में लेंगे। वाटर में क्या हो जाएगा? इसका ट्रिपल से भी ज्यादा, 40 मीटर पर सेकेंड। मॉलिक्यूल्स ज्यादा मिल रहे हैं, पास ही पास ज्यादा खेलेंगे तो स्पीड में इंक्रीज देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये, साउंड रिक्वायर्स मीडियम एंड लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रैवल। अब लाइट की खास बात, जैसे एक और बात ये है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक मीडियम में एक स्पीड के साथ लाइट एक ही लाइन में ट्रैवल करती है। मान लीजिए अपने पास दो रेज हैं, मैंने दो रेज इंसिडेंट किए। अब ये दोनों साथ साथ जाएंगे इन्फिनिटी तक, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिल जाए, कभी नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन होता है। और जब हम रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट को एंटर करवाते हैं तो हम एक बेंड देते हैं। ये बेंड कहाँ होता है? ये बेंड होता है नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल मीडियम के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। मीडियम के परपेंडिकुलर मतलब कि कहीं भी हो जाएगा, लेकिन हम कौन सा लेंगे? जहां इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई हो हम वहां लेते हैं नॉर्मल, वहां लेते हैं नॉर्मल। और जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट एंटर करती हो तो कहां बेंड करती है? नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ। यहां हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? यही बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाना, ठीक है, रिफ्रैक्शन। लेकिन जब कंडीशन दूसरा हो, जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है तभी तभी बेंड होगी। नॉर्मल बना दिया, लेकिन अब बेंड कहां होगी? दूर, नॉर्मल से दूर। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट जो एंगल बनेगा यहाँ, ये लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन, REFRACTIO, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक मीडियम में एक स्पीड के साथ लाइट एक लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल समझ गए? चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है?
बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग, मान लीजिए मैंने बॉल फेंका, मैंने बॉल को उस दीवार से इंसिडेंट कराया, बॉल टकराएगी और घूम के वापस मेरे पास आएगी, मैं बोल सकूंगा कि बॉल रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन, वो रिफ्रैक्शन था, बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन है, बाउंस होके आना रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट होने के बाद उसी पॉइंट से जहां इंसिडेंट हुई है उसी पॉइंट से लाइट का बाउंस हो जाना, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में बोले तो आफ्टर स्ट्राइकिंग टू एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आफ्टर स्ट्राइकिंग टू एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एग्जांपल मिरर, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रूल के अनुसार मैं नॉर्मल बनाऊंगा, चलिए नॉर्मल बन गया। अब देखा ये जाएगा ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट हुआ है, और ये रिफ्लेक्टेड रे मतलब कि रिफ्लेक्ट हुआ है, ये हमारा नॉर्मल है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल डिफरेंस बनेगा वही सेम एंगल डिफरेंस बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब कि इसका x होगा अगर वैल्यू, इसका भी x ही होना चाहिए, कहने का मतलब ये। और यही कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, नॉर्मल समझ में आ गया, लाइट समझ में आ गया, लाइट के कैरेक्टर समझ में आ गए। अब सवाल ये उठता है कि इमेज क्या है? तो इमेज तो हम सब जानते हैं, प्रतिबिंब, अपनी छवि हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट की छवि देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन है ना। तो इमेज बनता है, इमेज बनता कहाँ है? A point where two ray meet, image is said to be formed there. A point where two reflected ray meets, image is said to be formed there. Two reflected ray चाहिए, two reflected ray मतलब कि दो इंसिडेंट रे भी चाहिए, वो भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करेंगी और टकराएंगी, उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा। मान लीजिए कॉन्केव मिरर ले लिया, ये मेरा फोकस कहीं होगा, पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेरा इमेज तो यहाँ खड़ा है, मान लीजिए हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, फोकस यहाँ है, ये पोल है। पहली इंसिडेंट रे जाएगी, इंसिडेंट कर जाएगी, एंगल टकराएगी, टकराने के बाद रूल के अनुसार फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी पहले फोकस से जाएगी, इंसिडेंट होने के बाद सीधी हो जाएगी। अब ये मीट कहां कर रहे हैं? दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट कहां कर रहे हैं? इस पॉइंट पे, तो इमेज यहां बनेगा। अब इमेज किस प्रकार का होता है? तो अगर इरेक्टेड है मतलब ये वर्चुअल है, इरेक्टेड होगा तो वर्चुअल होगा, इनवर्स होगा तो रियल होगा। अगर उल्टी है इस प्रकार से तो रियल है, सीधी है तो वर्चुअल है। अब हम समझते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब गोल, कोई भी चीज जो गोल है, इसको मैं ध्यान देता हूं, आपको समझ नहीं आया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा कि इमेज कहां बना, कैसे बना, लेकिन ये रूल कि कब कहां कौन सी रे कहां जाएगी, कहां टकराएगी, ये अभी समझाना बाकी है। स्फेरिकल मिरर कुछ ऐसा होगा, है ना, स्फेरिकल मिरर कुछ ऐसा होता है गोल सा, बीच में इसका हम सेंटर भी देखते हैं। ठीक है, अगर हमने इसे बीच से काट दिया तो दो मिरर बनेंगे हमारे, कॉनकेव, है ना, मतलब कि एक केव बना दिया वो हो जाएगा कॉनकेव, और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, अब इनके फीचर्स क्या है? तो कॉनकेव जो है ये लाइट इंसिडेंट रे को अपने अंदर लेता है, टकराने के बाद अंदर की तरफ लेता है, कन्वर्जन लेंस भी कहते हैं इसे, कन्वर्जन लेंस भी कहते हैं। वही ये क्या करेगा? ये डाइवर्ट कर देगा, ये रे को
इंसिडेंट रे को डाइवर्ट कर देगा। इसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहा जाता है। तो अपने पास दो बनेंगे, अगर हम इसे बीच से काट देते हैं तो पहला बनेगा कॉनकेव, जिसे हम यहाँ से पॉलिश करेंगे और यहाँ मिरर पार्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और दूसरा कॉन्वेक्स, जिसे हम यहाँ से पॉलिश करेंगे और बाहर का पार्ट जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो मिरर तैयार हो जाएंगी। अभी हुई नहीं है, ये हमारा सेंटर, इसे हम मानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बार। अब इस पॉइंट से उधर इस साइड सब कुछ किसका है? कॉनकेव का है। मतलब कि ये पोल हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस साइड पोल, इन दोनों के बीच में फोकस होता है। इस लाइन को क्या कहा जाएगा? इस लाइन को कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इतना आपको क्लियर हो चुका है? चलिए अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड कॉन्वेक्स का हो जाएगा, सब कुछ कॉन्वेक्स का हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो देख रहे हैं ये बनी हुई, ये पोल, बीच में कहीं फोकस, ठीक है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स के हम कुछ रूल्स याद रख लेते हैं। 3 रूल होते हैं बेसिकली इसके, मैं बता दे रहा हूँ इसी एग्जांपल से, कॉनकेव के एग्जांपल से, ठीक है। मान लीजिए अपना ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ पे 2 लाइट निकलेंगे इंसिडेंट रे। पहला जो सीधे जाके मिरर से टकराएंगे और टकराने के बाद अंदर की तरफ आएंगी और फोकस से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। अंदर आने के बाद फोकस से पास हो जाएंगे, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? तो ये इंसिडेंट रे एक थी, हमें 2 चाहिए होती है, आपको पता है। दूसरी क्या करेगी? पहले फोकस से होके इंसिडेंट करेगी, टकराएगी और टकराने के बाद सीधी हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ क्या देखने को मिला? यहाँ देखने को मिला कि पहले सीधी थी, फिर टकराने के बाद फोकस से पास कर गई। यहाँ पहले फोकस से पास हुई, फिर टकराने के बाद सीधी हो गई, ये 2 चीज। और तीसरा देखना है हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाके मिरर से टकरा रही है तो ये कहां से पास करेगी? ये जहां से आई थी वापस उसी पाथ से लौट जाएगी, उसी पाथ से लौट जाएगी। ये 3 कंडीशन आपको याद रखने हैं। लेकिन यही कंडीशन कॉन्वेक्स में भी है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से। जैसे कि ये हो गया, ऑब्जेक्ट खड़ी है, अगर सीधे गए तो रूल क्या है? टकराने के बाद फोकस से पास होगी। लेकिन यहां तो डाइवर्ट होती है, तो रियल में तो डाइवर्ट करेगी। लेकिन अगर हम वर्चुअली देखें तो ये फोकस से पास करेगी कुछ इस प्रकार से, यहां होगा फोकस। तो ये सब रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। अब हम करेंगे रे डायग्राम पे काम। अब देख लीजिए, आइए तो समझ लेते हैं रे डायग्राम। पहले कॉनकेव मिरर से, फिर बाद में कॉन्वेक्स मिरर पे करेंगे। तो हमारी इमेज खड़ी रहेगी यहाँ पे इन्फिनिटी पे, कंडीशन 1 इन्फिनिटी पे खड़ी रहेगी। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, 2 इंसिडेंट रे निकलते हैं कभी भी और दोनों ही रिफ्लेक्ट करते हैं और एक पॉइंट पे मीट करते हैं जहाँ इमेज बनती है। क्लियर? तो पहले इंसिडेंट करवाएंगे। अब रूल के अनुसार ये कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब कि अंदर की तरफ लेगा। इतना तो क्लियर है। लेकिन कहां से पास होगा? फिर फोकस से पास होगा। फोकस से पास हो गया है। यहाँ पे अपनी इमेज बनेगी। इमेज इन्वर्टेड है, मतलब कि रियल इमेज है और ऑब्जेक्ट से हाफ साइज की है, मतलब कि स्मॉल साइज की इमेज है। ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट चलते चलते आ गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो इस कंडीशन पे क्या होगा? पहली इंसिडेंट रे जो सीधी जाएगी और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फोकस से पास होगी। चलिए ये तो होगी फोकस से पास। जो दूसरी इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, मिरर से टकराएगी और सीधी हो जाएगी, आई मीन टू से वापस अपने पाथ को लौट जाएगी, जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। इस कंडीशन पे क्या होगा? ये मीटिंग पॉइंट है, इमेज यहां बनेगी। सेकेंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन में क्या देखते हैं? थर्ड कंडीशन में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट चलते चलते सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ पहुंचा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ऑब्जेक्ट आ पहुंचा है। इंसिडेंट करेगी, बिल्कुल करेगी, टकरा के कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, हो गई। दूसरी, पहले फोकस से पास करके टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधी हो जाएगी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रहा है। इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल है क्योंकि इन्वर्टेड है, यहाँ भी रियल है क्योंकि इन्वर्टेड है। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन पे क्या होता है? पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलते चलते बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस आ पहुंची है। पहले सीधी जाएगी, इंसिडेंट करेगी और फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी क्योंकि हो गए। दूसरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पे जाके पहले इंसिडेंट करेगी और अपने पाथ पे वापस उसी रास्ते लौट जाएगी। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे इमेज बन रही है, इमेज इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड है और रियल है, इनलार्ज्ड एंड रियल। चलिए फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन में क्या है? तो फोकस तक ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, तो पहला इंसिडेंट करेगा और फिर फोकस से पास करेगा। वेरी गुड, यस, फोकस से पास कर गया। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन से पहले टकराएगा और फिर अपने पाथ पे वापस घूम जाएगा, अपने पाथ पे वापस घूम जाएगा। अब देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल है, कहीं मीट नहीं करेगी। कहा जाता है इन्फिनिटी पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं मीट करेगी। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन में देखते हैं हम लोग कि पोल और फोकस के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट खड़ी हो गई है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है। इस कंडीशन में क्या होगा? पहले इंसिडेंट रे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और अपने पास वापस लौट जाएगी। अब हम देख सकते हैं डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, दूरी बढ़ती चली जा रही है, मतलब कि संभावना है ही नहीं कि कहीं पे जाके ये दोनों मीट करें और इमेज बनाएं। लेकिन वर्चुअली अगर हम ट्राई करें, वर्चुअली अगर हम ट्राई करें तो इमेज बन रही है। वर्चुअली ट्राई किया तो इमेज वर्चुअली बना, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इनलार्ज इमेज है ना, इनलार्ज बड़ा इमेज आया है। तो ये सिक्स्थ कंडीशन है। पहले कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो फोकस पे बना, ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आया, इमेज थोड़ा पीछे गया, ऑब्जेक्ट और आगे आया, इमेज और पीछे गया, ऑब्जेक्ट और आगे आया, इमेज और पीछे गया, ऑब्जेक्ट और आगे आया, इमेज इंफिनिटी पे चला गया। और लास्टली देखते हैं जब ऑब्जेक्ट एकदम पास आ गया है तो वर्चुअल इमेज बना के दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्केव मिरर हर प्रकार का इमेज बना के देती है, बस एक नहीं देती, वर्चुअल प्लस डिमिश।
जो वर्चुअल हो, जो रियल ना हो और एकदम छोटा हो, ऐसी इमेज बना के कॉनकेव मिरर नहीं देती। कौन देता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स देता है, बस कॉन्वेक्स ही देता है। कॉन्वेक्स बस यही देता है, इसके अलावा कोई नहीं देता। कॉन्वेक्स बस इसी प्रकार के इमेज को देता है, इसके अलावा किसी प्रकार के इमेज को नहीं बनाता है। जबकि कॉनकेव में ठीक उल्टा कंडीशन है। दो एग्जांपल से उसे भी समझेंगे, दो डायग्राम से। आइए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ट कर देती है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट खड़ा है इंफिनिटी पे, यहाँ पे फोकस, तो इंसिडेंट रे इंसिडेंट करेंगे और डाइवर्ट हो जाएंगे, अंदर नहीं आएंगे, बाहर जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी है, बाहर चले गए। लेकिन वर्चुअली देखें तो ये मीट करेंगे फोकस पे, फोकस पे मीट कर रहे हैं, और जहां मीट कर रहे हैं वहां एक इमेज बनेगी, वहां एक इमेज बनेगी, बहुत छोटी इमेज, जो कि वर्चुअल तो है, डिमिनिश भी है, डिमिनिश भी है, वर्चुअल डिमिनिश, वर्चुअल डिमिनिश। एक ये कंडीशन हो गया। इसके अलावा जब इंफिनिटी पे नहीं है ऑब्जेक्ट और कहीं भी हो, कहीं भी हो, जब इंफिनिटी पे नहीं है और कहीं भी है, तो फोकस, फोकस और सेंटर कर्वेचर कहीं भी है, तो इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा इस कंडीशन में, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। टकराया, उल्टा गया, दूसरा कोशिश करेगा कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करूं, यहां मीटिंग पॉइंट है, यहां इमेज बन गया। इमेज देखिए कितनी छोटी इमेज है, वर्चुअल डिमिनिश। और कंडीशन देखते हैं, और कंडीशन देखिए, ऑब्जेक्ट यहां है, टकराया, वापस चला गया, लेकिन वर्चुअली फोकस से मीट कर रहा है। दूसरा इंसिडेंट रे चाहता है कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करूं, फिर मीट करने के बाद वापस इसी पाथ पे लौट जाएगा और इमेज अपनी यहाँ बन जाएगी, छोटी इमेज, डिमिनिश इमेज बनती है। तो हम समझ चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए। चलिए, ये हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ न्यूमेरिकल पे चर्चा कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या होता है, एक बार इसको पहले मिटा दूं, कंफ्यूजन होगा। ओके, कंडीशन जो भी हो, कंडीशन कॉनकेव की हो या कॉन्वेक्स की, जब पोल से इधर काउंट करना होगा हमें इस एरिया में, तो हम माइनस कर देंगे, हम माइनस लगा देंगे। जैसे कि फोकस का डिस्टेंस पोल से मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम -6 सेंटीमीटर कर लेंगे। ठीक है, जब भी डिस्टेंस मेजर करना होगा, डिस्टेंस पोल से मेजर करना होगा, हम माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और वही जब कुछ भी इस साइड हो रहा हो, कुछ भी जब इस साइड हो रहा हो, तो हम प्लस लगा देंगे, हम प्लस लगा देंगे। अब बात यह है कि कॉनकेव मिरर में फोकस कभी भी यहाँ होता है तो नेगेटिव ही होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस यहाँ बनाया जाता है तो पॉजिटिव ही होगा। इसके साथ साथ अब इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज अगर इरेक्टेड है तो पॉजिटिव लगाया जाएगा, अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव लगाया जाएगा। ये दो चीज हमें याद रखनी है। डिस्टेंस को लेके जब पोल से इस साइड हो तो नेगेटिव, पोल से उस साइड हो, उस साइड हो तो पॉजिटिव, इरेक्टेड इमेज है तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, ये लगाया जाता है। और फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला है अपना
1 by f is equal to 1 by di plus 1 by do। फोकस का फॉर्मूला 1 by डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इस साइड है तो माइनस लगा देंगे हम वैल्यूज में। चलिए, मैग्नीफाई कितना हुआ है ये हम दो कंडीशन से पता लगा सकते हैं। एक तो माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पहला फॉर्मूला। अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट नहीं है तब हाइट से पता लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज 3 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 है, मतलब ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर का है तो इमेज 3 सेंटीमीटर की है, मतलब कि इमेज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाफ। ओके, इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हाफ ऑफ द साइज ऑफ, और ये 3 h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 टू द 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग पता लगाएंगे। कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ इमेज 12 सेंटीमीटर है, कॉन्केव मिरर में, ठीक है, कॉन्केव मिरर। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि फोकस कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ फोकस कितना होगा, कैसे पता लगाएंगे। देखिए di 12 सब इस साइड हो रहा है माइनस, ये भी माइनस, एलसीएम निकालेंगे 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। 2 जो कि माइनस में होगा, वन जो कि माइनस में होगा। इतना क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 1 इज माइनस 3 बाई 24, 3 1 जा 8 जा, फोकस निकल गया माइनस 1 बाई 8, ये वैल्यू है फोकस का। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, इंच में है तो इंच। ठीक है, ये डिस्टेंस पता लगाता है, फोकस का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फोकस कितना होगा, 1 बाई फोकस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8 है, तो फोकस कितना होगा, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, f को ऊपर लाइए और इसको भी रेसिप्रोकेट कर दीजिए, माइनस 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम पता लगाते हैं। और di बाई do से हम कितना मैग्नीफाई हुआ है, कितना डिमिनिश हुआ है, ये पता लगाएंगे। तो आइए ये भी करके देख लेते हैं। फॉर्मूले का माइनस और वैल्यू का माइनस, 12 और माइनस 24, इतना क्लियर है। तो n कितना हुआ होगा, ये माइनस, ओके, हाफ। कितना मैग्नीफाई होगा, हाफ, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन माइनस लगा हुआ है। माइनस, इमेज में माइनस लगेगा, मतलब इमेज में जब माइनस लगेगा मतलब कि वो रियल है, रियल है तो माइनस लगेगा, इरेक्टेड है मतलब वर्चुअल है तो प्लस लगेगा। बस इतनी सी बात है। चलिए, इसलिए मैं अब मिटा देता हूं। तो अब बात कर लेते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So what is refraction? Bend occurring due to change in speed. Bend occurring due to change in speed. मान लीजिए कोई चीज एक स्पीड के साथ एक मीडियम में आ रही थी, अचानक से किसी चीज से टकरा गई, हमें क्या देखने को मिलेगा, पाथ पे एक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक्चुअल कहाँ जाती, कुछ इस प्रकार से जाती, लेकिन टकराने के बाद बेंड कर गई।
तो इसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। हम बोल सकते हैं कि ये डाइवर्ट हो चुकी है, अपने एक्चुअल पार्ट से भटक चुकी है, या फिर रिफ्रैक्ट हो गई है, तो इसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंड ऑकरिंग ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ वेव while traveling from one medium to another. Bend occurring due to change in speed of wave while traveling from one medium to another. Yes. अब मान लीजिए अपने पास ये इंसिडेंट रे है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की ओर बढ़ रही है, जा रही है, और जाके यहाँ इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर दी, रिफ्लेक्ट भी कर जाती लेकिन अंदर एंटर कर दी। अब हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू एनी मीडियम, ये बताया था मैंने। तो जहां इंसिडेंट हुआ है हम वहां नॉर्मल बनाएंगे, मतलब कि इधर। अब हम क्या देखेंगे? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है, इतना हम देखेंगे। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो बराबर होगा, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कम हो जाएगा। हम कुछ ऐसा देखेंगे। हाँ, इसके साथ साथ देखने को ये भी मिलता है कि असली में यहाँ जाती लेकिन डाइवर्सिटी के कारण भटक गई, तो एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। इसे कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से। तो आइए हम इसे अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसी चीज को। 3 कंडीशन है इसके, तीनों कंडीशन को हम समझेंगे। कंडीशन 1 जिसमें रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी। कंडीशन 2 जिसमें डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। और कंडीशन 3 नॉर्मल के पैरेलल जाएगी। ठीक है? तो जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होना तय है। नॉर्मल की तरफ बेंड होना तय है। इस कंडीशन में क्या होता है? ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट is greater than angle of refraction। इस कंडीशन में यह देखने को मिलता है। और दूसरा चीज देखने को मिलता है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। एक्चुअल में इस प्रकार से जाती, लेकिन मीडियम मिल गया तो बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ, और एक हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, जिसे कहा जाएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो ये बन जाएगा अपना एंगल ऑफ डेविएशन 1। इतना क्लियर है? सेकंड कंडीशन में ठीक ऑपोजिट कंडीशन है, रेयर से डेंस, डेंस से रेयर। तो इस कंडीशन में अगर हम नॉर्मल बनाते हैं इस प्रकार से, तो नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक ऑपोजिट कंडीशन है, नॉर्मल से दूर भागेगी जब डेंस से रेयर में आ रही है। हो क्या रहा है? स्लो स्पीड से एक्चुअल स्पीड पकड़ रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्टेड रे ये अपना नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये ठीक ऑपोजिट कंडीशन। तीसरा, अगर नॉर्मल के पैरेलल ठीक ऊपर ही ऊपर रे आ रही है,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो जाएगा। इंसिडेंट तो कर रही है लेकिन नॉर्मल के ही पॉइंट पे, तो कोई एंगल डिफरेंस नहीं बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0, तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होता, सीधे निकल जाएगी, स्ट्रेट 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 निकल जाएगी। तो ये कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे बढ़ने दीजिए। अब मैं इसको मिटा दूं। तो अब हम बनाएंगे एक प्रिज्म और देखेंगे रिफ्रैक्शन, कंप्लीटली देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आप लोग मेरे साथ ध्यान दीजिए। सबसे पहले इंसिडेंट रे, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा कोई काम नहीं होगा। एक रे आया, टकराया, इसे कहा जाएगा इंसिडेंट। इंसिडेंट अब अगला प्रोसेस क्या होगा, ये कहाँ बेंड करेगा, ये बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू एनी मीडियम, कुछ इस प्रकार से। लेकिन मेरा मीडियम टेढ़ा है, नॉर्मल भी टेढ़ा हो जाएगा। तो टेढ़ा नॉर्मल ये रहा, कुछ ऐसा रहेगा। अब लाइट क्या करेगी, ये रे क्या करेगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। प्रिज्म क्या करता है, बेस की तरफ झुकाता है। चलिए बेस की तरफ झुक गया। अब ये बन गया रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब हम एक और नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि अब बाहर निकलेगा अब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। तो एक और नॉर्मल तैयार इस प्रकार से। अब कंडीशन क्या है, जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो नॉर्मल से दूर भागती है, और इस प्रकार से री इमर्ज कर गई। जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में चली गई, इमर्ज कर गई। इमर्जेंट रे, नाम समझ में आ गया। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्टेड रे, री इमर्ज हुई फिर उसी मीडियम में, तो री इमर्जेंट रे। अब हम क्या देखेंगे कि अगर ये प्रिज्म ना होता तो मेरी रे सीधी जाती, कुछ इस प्रकार से सीधे चली जाती ना। लेकिन हमें क्या देखने को मिला कि हमने प्रिज्म रख दिया और हमारी लाइट बेंड कर गई। बेंड करने के कारण एक डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, दूरी देखने को मिल रही है। ये डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट, सामने सामने है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब बात कर लेते हैं एंगल। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। रिफ्रैक्ट हो गया है, नॉर्मल की तरफ झुक गया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। दूसरा यहां होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, क्योंकि यहां से भी फिर बेंड करके नीचे झुक जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो रे है वो सीधे जाती लेकिन बेंड कर गई है। पहला बेंड, पहला डेविएशन, डेविएशन 1। अब हम दूसरे जगह पे देखें तो ऐसा लग रहा है कि इमर्जेंट रे जो है कुछ इस तरह से आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं, बस लग रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां भी होगा, एंगल ऑफ डेविएशन 2। और फाइनल डेविएशन जो हम देखेंगे, जो हमारा मेन डेविएशन है, वो तो ये है, रे इधर चला गया जबकि इसको ऐसे जाना था। तो फाइनल डेविएशन है ना, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि
डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू फाइनल डेल्टा, मतलब कि डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 इज इक्वल टू फाइनल डेविएशन। डेविएशन निकालने का एक और तरीका यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू डेविएशन। इंसिडेंट कहाँ हो रही है, क्या एंगल बन रहा है, और रिफ्रैक्ट कहाँ हुई है। तो इस प्रकार से हम निकाल देंगे कि डेविएशन कितनी हुई है, माइनस करके। और इसके अलावा हमारा क्या बच रहा है, एक और चीज बता दें, अगर रिफ्लेक्ट कर जाती तो कुछ इस प्रकार से करती, तो ये बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, हाँ, तो ये हमारा प्रिज्म के केस में रिफ्रैक्शन आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लिख दूं, rate of comparison of two medium। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ टू मीडियम, ठीक है, और रेट ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ टू मीडियम। कंपैरिजन कभी भी कहां होता है, दो या दो से ज्यादा के बीच में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं रेयर मीडियम, एक लेते हैं डेंस मीडियम, ठीक है। अब देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रेट ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू मीडियम, मीडियम जितना डेंस होगा लाइट उतनी बेंड करेगी, उतना ही रिफ्रैक्ट करेगी, जितना डेंस उतनी ही बेंडिंग, उतनी ही बेंडिंग। ये कैसे पता चलेगा, जब हम उसका रेट निकालेंगे डिवीजन करके, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी भी म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू के अलावा एटा, कुछ इस प्रकार से एटा से नोट किया जाता है। ये बताता है कि डेंसिटी कितनी है, पहले मीडियम के तुल्य दूसरे मीडियम की डेंसिटी कितनी है, कितने गुना ज्यादा डेंस है, रेयर मीडियम से अपना डेंस मीडियम कितना डेंस है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी स्पीड उतना ही कम, स्पीड ऑफ लाइट उतना कम, जितनी ज्यादा डेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट उतना कम, जितनी ज्यादा डेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट उतना कम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। जितनी डेंसिटी उतना ही बेंड देखने को मिलेगा, उतनी ही स्पीड में रिडक्शन देखने को मिलेगी। ये ज्यादा हो जाएगा, ये अपने आप कम हो जाएगा। फिर से बोलूं, ये ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा हो गई तो स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रैवल। इसको मीडियम दीजिएगा, स्लो हो जाएगा। जितनी डेंस मीडियम उतनी स्पीड में रिडक्शन, ये ऊपर जाएगा, ये ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए पहली मीडियम की डेंसिटी 1 है, 1, और दूसरी मीडियम की डेंसिटी क्या है, 2 है। दूसरी मीडियम की डेंसिटी 2 है। तो अगर पहले मीडियम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ,
तो दूसरी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? देखिए, पहले मीडियम की डेंसिटी, ठीक है, और उसकी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नीचे लिखा गया है। अब दूसरी मीडियम की डेंसिटी, उसकी स्पीड इनवर्सली लिखा जाएगा। तो चलिए इस पे हम काम कर लेते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कहने का मतलब क्या है कि पहली मीडियम, हमारी रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड थी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन मीडियम दुगनी डेंस हो गई, मीडियम दुगनी डेंस हो गई, तो लाइट का स्पीड हाफ हो गया, लाइट का स्पीड हाफ हो गया, दुगनी डेंस हो गई, वहां हाफ हो गया। जितना यहाँ बढ़ा यहाँ उतना ही घट गया, यहाँ बढ़ा यहाँ घट गया। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहले मीडियम में लाइट की स्पीड है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड फर्स्ट मीडियम में, और सेकेंड मीडियम में 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो इससे इसको काट दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिला। कहने का मतलब ये कि पहले मीडियम से दूसरी मीडियम 1.5 टाइम्स डेंस थी या है, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेट ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू मीडियम और रेट ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ टू मीडियम को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मीडियम डेंस हो, जितनी डेंस हो स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात कर लेते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल ने क्या देखा? उन्होंने एक मीडियम लिया, फिर वही मीडियम को दोबारा लिया, और इसी मीडियम को तीसरे बार भी लिया, और तीसरे बार क्या देखा और पहले बार क्या देखा और दूसरी बार क्या देखा, एक ही चीज देखी उन्होंने लाइट को इंसिडेंट किया। लाइट क्या हुआ? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और बेंड कर गया। सिमिलरली यहाँ भी वही देखने को मिला, बेंडिंग, यहाँ भी वही देखने को मिला, बेंडिंग। अब उन्होंने क्या देखा ना, बेंडिंग का एंगल बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बराबर है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरा मटेरियल ले लिया, है ना, यहाँ मान लीजिए वाटर लिया था, अब ले लिया ग्लास, और फिर उन्होंने उसी एंगल से इंसिडेंट कराया, अब बेंड कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई, कहां से? नॉर्मल की ओर बेंड कर गई। लेकिन अब उन्होंने डिफरेंस देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस मीडियम को लेके, ग्लास मीडियम को लेके, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर मीडियम को लेके, दोनों मीडियम में दोनों केस में अलग अलग था। कहने का मतलब यह है कि जब तक हम मीडियम चेंज नहीं करेंगे, हम एंगल में डिफरेंस नहीं देखेंगे। यही कहते हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई बाय साइन आर, आई मतलब इंसिडेंट, आर मतलब रिफ्रैक्शन। इन दोनों के कंपैरिजन में ये स्नेल किस चीज की बात कर रहे थे, किस रेट की बात कर रहे थे? रेट ऑफ रिफ्रैक्शन कि लाइट कितनी बेंड कर रही है। रेट ऑफ रिफ्रैक्शन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम मटेरियल चेंज ना करें, हम डेंसिटी में चेंज ना लाएं। जब तक हम डेंसिटी में चेंज ना लाएंगे, हम रेट ऑफ रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं देखेंगे।
Snell's law. Refractive index, rate of comparison of two medium और rate of comparison of density of two medium. ये क्लियर हो गया. Snell's law, sin I by sin R, rate of refraction, ये density और ये refraction of light. Density जितनी dense होगी, refraction का rate उतना ज्यादा होगा. जब तक हम डेंसिटी में बदलाव नहीं लाएंगे, हम रेट ऑफ रिफ्रैक्शन पे चेंज नहीं देखेंगे. क्लियर है दोनों? अब हम कर लेते हैं स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम, ओके. एक बार अब देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट. मान लीजिए मैंने ग्लास प्रिज्म लिया, ग्लास प्रिज्म, और एक दीवार बना दी ऐसे. अब बहुत सारे रेज आ रहे थे, बहुत सारे रेज इस प्रकार से आ रहे थे. मैंने एक को दीवार के अंदर पेनिट्रेट होने दिया किसी दरार के माध्यम से. ओके, मैंने किसी को पेनिट्रेट होने दिया इस प्रकार से, बस एक को. पहले हम क्या देखेंगे, जब एक मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंस में जा रही है तो क्या देखेंगे, हम एक बेंड देखेंगे. बहुत अच्छी बात है, ये तो हम सब जानते हैं. बेंड कहाँ? नॉर्मल की ओर. इतना क्लियर है. सन ना लाइट इमिट करती है, एक लिमिनस ऑब्जेक्ट है ना. वो लाइट व्हाइट रंग में होते हैं, वो व्हाइट में होते हैं. जैसे कि ये इंसिडेंट रे जो है ये व्हाइट कलर में, इसका रंग होगा व्हाइट, ये व्हाइट होगा. रेयर मीडियम में स्पीड भी एक होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद पहला चीज हम बेंड देखेंगे, लेकिन साथ देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट है ना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. ऐसा क्यों हो रहा है कि जब एक मीडियम में लाइट एक ही कलर में है, व्हाइट में, तो एक ही स्पीड में है. लेकिन मीडियम बदलते ही डेंस मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग हो जाता है. ठीक है, लाइट का स्पीड अलग अलग हो जाता है, जिसमें सबसे तेज भागती है रेड, और सबसे स्लो भागती है वायलेट. रेड देखो, VIBGYOR, विक्योर. ये 7 कलर्स में लाइट स्प्लिट हो जाती है. अब स्प्लिट क्यों होती है? क्योंकि स्पीड में चेंज आ जाता है. जितनी स्पीड में चेंज उतनी ही बेंडिंग. सबसे ज्यादा चेंज आता है वायलेट में, सबसे ज्यादा बेंड वायलेट करती है. नॉर्मल की तरफ वायलेट इस प्रकार से बेंड कर जाती है. सबसे कम स्पीड में चेंज आता है रेड के, तो हम कह सकते हैं रेड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, तो उतना बेंड नहीं करती, उतना बेंड नहीं करती. बाकी के भी कलर है बीच में. ठीक है, इस प्रकार से. तो यहां हो रहा है डिस्पर्जन. डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन क्यों होता है? क्योंकि डेंस मीडियम में 7 रंग के अलग अलग स्पीड होते हैं. रेड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, इसीलिए कम बेंड करती है. अब जब ज्यादा चेंज आएगा तो ज्यादा बेंड देखने को मिलेगा. जैसे कि मैंने पहले कहा था, जितनी डेंस मीडियम उतनी ही स्पीड में रिडक्शन और उतना ही बेंड देखने को मिलता है. तो जितनी स्पीड में रिडक्शन उतना ही बेंड देखने को मिला, इसीलिए वायलेट ज्यादा बेंड कर गया और रेड कंपैरेटिवली बहुत कम बेंड किया. और बीच में बाकी कलर है. तो यहाँ डिस्पर्जन हुआ. और डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो हम क्या देखेंगे? एक और रिफ्रैक्शन देखेंगे. नॉर्मल सबका अपना अपना नॉर्मल होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्पीड है. सब स्प्लिट हो चुके हैं. अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर चुके. यहां मैंने लगा दिया स्क्रीन, और स्क्रीन पे सारे लाइट्स को देख सकूंगा. ठीक है, सारे लाइट्स को देख सकूंगा. तो मैं बोलूंगा स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम.
विजिबल स्पेक्ट्रम जो प्योर है, प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। प्योर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रेड और रेड, ऑरेंज, येलो, है ना, ये सारे कलर्स के बीच में डिफाइंड बाउंड्री हमें देखने को मिल सकता है कि हाँ, इसके बाद दूसरा कलर, इस बाउंड्री के बाद दूसरा, इस बाउंड्री के बाद दूसरा, इस प्रकार से रेड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, और रेड का वेवलेंथ भी ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ कितना होता होगा इसका? 8000 एंगस्ट्रॉम। जो सबसे स्लो भाग रही है उसका वेवलेंथ भी कम होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, 8000 के ऊपर हम नहीं देख पाएंगे, 4000 के नीचे हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन होते हैं 8000 के ऊपर भी होते हैं, 8000 के नीचे भी होते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है तो एक बैंड के साथ आएगी, एक स्पेक्ट्रम के साथ आएगी। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड होता है, बैंड। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? बैंड ऑफ 7 कलर्स। तो स्पेक्ट्रम क्या होगा? बैंड ऑफ रेज। स्पेक्ट्रम क्या होगा? स्पेक्ट्रम मतलब बैंड ऑफ रेज, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 जो हमें विजिबल है। ये था प्योर का एग्जांपल। अब इम्प्योर कब होता है? जब हम एक से ज्यादा रे को एंटर कराते हैं। सबका अपना अपना नॉर्मल हो जाएगा, सब स्प्लिट कर जाएंगी, सब डिस्पर्स कर जाएंगी, सब बेंड कर जाएंगी, फिर सब रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। एक डिफाइंड बाउंड्री स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलेगा, हम पता नहीं लगा पाएंगे कि इस बाउंड्री के बाद दूसरा कलर है, बहुत मिक्स हो जाएगा, उसे बोलेंगे इम्प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। वहां हो जाएगा इम्प्योर स्पेक्ट्रम। इतना क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर और 4000 एंगस्ट्रॉम के नीचे के रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखेंगे अब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, मतलब कि लाइट। लाइट का रंग क्या होगा? व्हाइट होगा। फिर से बता दूं, एक प्रिज्म में एंटर करने के बाद स्प्लिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारे कलर का स्पीड अलग अलग होता है। रेड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, है ना, रेड का वेवलेंथ भी ज्यादा होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम किसका होता है? वायलेट का होता है। वायलेट का कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम। इतना क्लियर है? वायलेट ट्रेवल्स स्लोएस्ट, इसीलिए ज्यादा बेंड करती है। इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन जो इसके ऊपर, इसके नीचे भी होते हैं, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। गामा, गामा सबसे पहले गामा, इसके बाद एक्सरे, इसके बाद यूवी अल्ट्रावायलेट रे, इसके बाद जो हमें दिखते हैं विक्टोर विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमें विजिबल होते हो। इसके बाद इंफ्रारेड रे, इसके बाद माइक्रोवेव, ये भी वेव है, सब वेव है, सब वेव है। इसके बाद रेडियो वेव। अब इन सारे वेव का हम वेवलेंथ पता लगाएंगे। इसका वेवलेंथ क्या होगा? तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सबसे कम होता है गामा का, लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम इसका वेवलेंथ होता है। दूसरा क्या है?
एक्स रे 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक, यूवी रे 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का होगा 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम। माइक्रोवेव 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 टू द पावर 11 एंगस्ट्रॉम। अब रेडियो वेव, रेडियो वेव 10 टू द पावर 11 एंगस्ट्रॉम से लेकर अबव। हमें विजिबल कौन से होते हैं? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। चलिए, आपके बुक में ना नैनोमीटर में दिया होगा, नैनोमीटर। टू कन्वर्ट इन नैनोमीटर डिवाइड बाय 10। किसी को भी 10 से डिवाइड कीजिए, नैनोमीटर में आ जाएगा, नैनोमीटर, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर का रिलेशन ये होता है। अब हम देख लेते हैं स्पीड। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब लाइट का स्पीड क्या होता है? एक ही तो होता है। मैं इसको मिटा दूं, ओके। स्पीड सबकी क्या होगी? स्पीड सबकी क्या होगी? 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबका स्पीड इतना होता है। वेवलेंथ, लैम्डा, वेवलेंथ, स्पीड। अब स्पीड है, वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी भी होगा, फ्रीक्वेंसी। अब हमने साउंड में पढ़ा था ये चीज, है ना। साउंड में वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी उतना कम, ठीक है। और साउंड के केस में हम v लगाते थे, वेलोसिटी ऑफ साउंड। लेकिन लाइट के केस में हम v को, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ साउंड को वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिप्लेस कर देंगे, इस प्रकार से। अब हमारे पास वेवलेंथ है, स्पीड है, हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलिए, मैं एक निकाल दे रहा हूं, बाकी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ इसको मिटा लेता हूँ, विजिबल स्पेक्ट्रम को मिटा लेता हूँ, ओके। स्पीड कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाय वेवलेंथ। मैंने अभी यहाँ लिखा था, नहीं है ना। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सिमिलर केस यहाँ भी है, जगह पलट दिया, सी वहीं पे है, ठीक है। तो अब हम स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ लेता हूं मैं 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 टू द पावर -10 से, ठीक है। इतना क्लियर। अब आगे क्या करेंगे? वही 10 टू द पावर 8 माइनस कुछ ऐसा बाय 4000, इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 4000, मतलब कि अगर डिवाइड करेंगे हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 7.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। आप कर लीजिएगा, यहाँ से 3 जीरो काटिएगा, यहाँ से 3 हटाइएगा, फिर 4 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये निकल गया फ्रीक्वेंसी। क्लियर है?
यहाँ तक कहीं डाउट मुझे लगता है नहीं होना चाहिए आपको। तो इसको मैं मिटा दूं और हम आगे बढ़े। चलिए अब करते हैं RAY लॉ, रेलेस लॉ। अब ये क्या कहते थे, ये स्कैटरिंग की बात करते थे, कितना स्कैटर हो रहा है, कितना स्कैटर हो रहा है। तो scattering is inversely proportional to wavelength lambda to the power 4। ज्यादा स्कैटरिंग वेवलेंथ कम, ज्यादा वेवलेंथ स्कैटरिंग कम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। चलिए, तो मैंने सारे वेव्स को एक एक करके यहाँ पे लिख दिया है कि इनके सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से इनका पता चलता है और इनके यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं गामा पे। गामा न्यूक्लियस से निकलता है, तो हम इसे यूज करते हैं न्यूक्लियस की पढ़ाई में, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस में। ठीक है, दूसरा देखें तो इनमें वेवलेंथ बहुत कम होता है, वेवलेंथ इनका 0.1 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है, लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम। मतलब इनमें एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, मतलब कि वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्पीड गामा की होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सारे वेव्स की स्पीड होती है, जिसमें गामा भी आता है। तो एनर्जी अच्छी खासी है, स्पीड अच्छी है, मतलब कि पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी है। तो ये क्या कर सकेगी, ये कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय कर सकेगी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इनका काम आता है। अब देखते हैं एक्सरे। जब भी कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी हार्ड मेटल से टकराए, स्ट्राइक करे, तो एक्सरे निकलता है। तो एक्सरे का पता वहां से चलता है। अब एक्सरे का यूज क्या होता है, सब जानते हैं, ये फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर डिटेक्ट करता है। इसकी भी पेनिट्रेटिंग पावर ठीक है, बोन फ्रैक्चर डिटेक्ट कर चुका। और साथ ही इसका यूज होता है स्टडी ऑफ क्रिस्टल में। अब क्रिस्टल में अलग अलग लेयर होंगे ना, अब ये क्या करता है ना, ये टकराता रहता है। तो ये टकराव से, ऊपर नीचे के टकराव से एक एंगल बनता है कि कितना एंगल टकराया, क्या हुआ क्या नहीं। इससे दो लेयर के बीच का फासला, डिफरेंस पता चलता है। ठीक है, यूवी रे, यूवी रे का पता ना नॉर्मल प्रिज्म से नहीं होगा, जो प्रिज्म हम लोग इससे पहले यूज करते आए हैं उससे नहीं होगा, वो इसको अपने अंदर सोख लेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्वार्ट्ज प्रिज्म। क्वार्ट्ज प्रिज्म काम क्या आता है, तो इसका ना मैं चीज बता दूं, यूवी रे का, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो ये क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स में काम आता है, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स में काम आता है। एक बार क्या किया था कि सिल्वर क्लोराइड का रंग बदल दिया था, इसमें ब्लैक कर दिया था, ब्लैक, देखिए ब्लैक कर दिया है। ओके, इस प्रकार से। अब इसके बाद आता है हमारा वही विजिबल स्पेक्ट्रम। उसके बारे में क्या ही पता लगना है ना, तो दिखता ही है। तो आते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन वेव। इसका पता कहां से चलेगा, रॉक सॉल्ट प्रिज्म से इसका पता चलता है। रॉक सॉल्ट प्रिज्म, इसका क्वार्ट्ज, इसका रॉक सॉल्ट। हीट रेडिएशन, ठीक है, जब भी अचानक से हीट में बदलाव आए, इंफ्रारेड वहां पे है, वहां पे है। ठीक है, दिख नहीं रहा लेकिन है, दिखेगा नहीं। फोटोग्राफी में इसका काम आता है।
ठीक है, ये ऐसा है ना कि आप इससे रात को दिन को फोटोग्राफी कर सकते हैं। टीवी रिमोट में काम आता है, रिमोट कंट्रोलिंग में, या फिर सिग्नल सेंड करने में। कारण क्या है, स्प्लिट नहीं होता, शैटर नहीं होता, स्कैटर्ड नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था, वेवलेंथ जितना ज्यादा स्कैटरिंग उतनी कम। अब इंफ्रारेड का वेवलेंथ क्या होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम तक, मतलब कि बहुत हाई इसका वेवलेंथ है, तो स्कैटरिंग बहुत कम होगा। वार्स में यूज करते थे इसे, वार्स में सिग्नल भेजने के लिए पहले ना। अब मान लीजिए बहुत धुआं है, तो बाकी के रेज जो है वेव्स स्प्लिट कर जाएंगे, बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे, लेकिन इंफ्रारेड फैलता नहीं था, सिग्नल बराबर देता था, अलग से दिखता था। और यही कारण है कि हम इसे रिमोट कंट्रोलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग नहीं करता, इसीलिए फोटोग्राफी भी अच्छी कर देता है, अच्छा फोटोग्राफर है। अब माइक्रोवेव का काम क्या है, तो ये तो कुकिंग ओवन वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं लेडीज को ज्यादा पता होता है ये सब। अब रेडियो वेव काम तो सिमिलर है, लेकिन इसका काम और तगड़ा होगा। 10⁻11 एंगस्ट्रॉम से अबव होता है, इससे अबव है ना इसका वेवलेंथ। तो ये भी स्कैटर नहीं करता, ये भी सिग्नल अच्छा भेज देगा। इसके कारण रडार में इसका यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन रडार। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, या फिर रडार से पता चलता है कि कोई अपरिचित प्लेन हेलीकॉप्टर आ रही है, क्यों आ रही है, तो यहाँ इसका इन सबका पता यहाँ चलता है, सबका यूज यहाँ यहाँ होता है। आपको याद तो ही क्या होगा, एक बार देख लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं इमेज पे। इमेज अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा, इस प्रकार से। लेकिन एक और फिनोमिना है जिसे कहा जाता है लैटरल इन्वर्जन, मतलब कि इन्वर्जन है, उल्टा है, लेकिन इस प्रकार से नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। लैटरल, a phenomenon due to which left of the object seems to right of the image, जैसे कि एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस इमरजेंसी गाड़ी होती है। तो इसे अगर पास चाहिए तो ये जल्दीबाजी में पास किस प्रकार से लेंगे, तो सामने वाले गाड़ी का ड्राइवर अपने मिरर में देखेगा, मिरर क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा, लैटरली इन्वर्ट कर देगा, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है इसको सीधा प्रेजेंट करेगा। तो एम्बुलेंस मिरर में, फ्रंट मिरर में सीधी लिखी हुई नजर आएगी और गाड़ी साइड हो जाएगी, पास मिल जाएगा। आप क्या कीजिएगा, देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं राइट हैंड उठाऊंगा, आपसे भी बोलूंगा आप भी उठाइए, तो आप भी उठाएंगे, लेकिन आपका उठेगा उस साइड से। यही काम अगर मैं मिरर के सामने करूं, मैं राइट उठाऊंगा, मिरर का भी हाथ उठेगा, लेकिन इस साइड से, इन्वर्जन, इन्वर्जन। तो ये समझ में आ गया लैटरल इन्वर्जन। अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ आई, आंख काम कैसे करता है। कुछ खास इमेज नहीं बना पाता हूं मैं, लेकिन ठीक है, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है। हाँ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करेगी तभी हमें दिखेगा। अब लाइट निकली, लाइट टकराएगी पहले लेयर से, जिसको कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया क्या करेगा, इसको रिफ्रैक्ट कर देगा इस प्रकार से। अब ये सीधे गई और जाके टकरा गई पीपल से, पीपल, पीपल ने भी रिफ्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल कर दिया इस प्रकार से, तब पहुंची लेंस तक। अब लेंस क्या करेगा, लेंस भी इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये जो है ऊपर और ये जो है नीचे, इस प्रकार से। देखिए देखिए रेटिना तक पहुंचते पहुंचते, रेटिना, रेटिना तक पहुंचते पहुंचते ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो उल्टा बना है, मतलब रियल इमेज बन गया। अब रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, उन सेल्स को कोन्स एंड रोड्स कहा जाता है। अब जो लाइट आया है यहां तक और इमेज जो बनी है, इस लाइट को
कोन्स और रॉड इम्पल्स में कन्वर्ट कर देंगे इम्पल्सेस में, जिसे सेंस करना आसान होगा ब्रेन के लिए। अब ये इम्पल्सेस जाएंगे ब्रेन तक किस माध्यम से? ऑप्टिकल नर्व ब्रेन में जाएंगे। ब्रेन के किस पार्ट में जाएंगे? ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब हमारा ब्रेन का हिस्सा है जो इमेज को सीधा करके प्रेजेंट करेगा, इस प्रकार से हमारी आंख काम करती है। अब बात करते हैं रेनबो। चलिए मैं 3 जगहों का एग्जांपल लूंगा। जगह 1 जहां धूप है, जगह 2 जहां बरसात है इस प्रकार से, और जगह 3 जहां आप है, जहां आप देख रहे हैं। यहां से आप देख रहे हैं, है ना, आपको दिख रहा है जो भी। और यहां हो रहा है बरसात, यहां से रेज निकल रहे हैं। बरसात मतलब कि बूंदे। अब बूंदे क्या करेंगी ना, दे एक्ट एज प्रिज्म। मैं बता दूं, दे एक्ट एज प्रिज्म। पहला चीज होगा रिफ्रैक्ट, 7 कलर में बट जाएंगे, जैसे कि ये भी बट गया 7 कलर में, ये भी बट गया 7 कलर में, और यही हमें दिख रहा है। बहुत डिफाइन इनकी बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि बस एक रे का गेम नहीं होता है, इसमें बहुत सारे रेस होते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, प्योर नहीं होता ये स्पेक्ट्रम, प्योर नहीं होता। अब बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट पे। स्पीड ऑफ लाइट, कुछ चीज 10:10 पे, सुबह के 10:10 पे हुई हो, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो हमें 2 मिनट बाद दिखाई दे, 10:12 पे दिखाई दे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लाइट की स्पीड भी होती है 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, लाइट की स्पीड भी होती है, मतलब कि ये पहुंचने में टाइम भी ले सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ चीज 10 साल पहले हुई हो, 10 साल पहले हुई हो, लेकिन इतनी दूर हुई कि लाइट को पहुंचते पहुंचते 10 साल लगा, 10 साल लगा। तो हम अब देखेंगे हमारे अनुसार वो प्रेजेंट है, लेकिन यूनिवर्स के अनुसार वो पास्ट हो चुका है, भूत हो चुका है। तो ये सब चीजें हैं। धन्यवाद।